नमस्कार बच्चों, आज हम लोग न्यूमेरिकल मेथड के अंतर्गत न्यूटन रैप्सन मेथड तथा गास विलोपन विधि का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन से फार्मूले प्राप्त होंगे जिसके आधार पर हम किसी भी दिए गए प्रश्नों को हल कर पाएंगे आंकिक विधि के माध्यम से। तो न्यूटन रैप्सन मेथड ये क्या कहता है कि किसी वक्र जिसका इक्वेशन है f(x = 0), इस समीकरण पे कोई एक बिंदु ऐसा हमको प्राप्त करना है जिसे हम मानेंगे a, और इस बिंदु पर जो कोटि ली जाएगी जहाँ पे वक्र को प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु को हम a, f(a) से निरूपित करेंगे, क्योंकि x = a हो गया और y = f(a) होगा। और इस बिंदु पे अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो आप देखेंगे कि यह जो पहला यानी जो रूट है इस दिए गए वक्र का सलूशन जो है XR पॉइंट पर इसके बहुत करीब से होकर के जाएगा और इसे हम पहला, जिसको हम x1 से निरूपित करेंगे, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहेंगे या फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट कहेंगे। इस x1 की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट a, fa इज इक्वल टू y माइनस y1। तो जब आप इसे मानेंगे ये x1 है ये y1 है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो ये हो जाएगा a। क्लियर? आप जानते हैं कि अवकल समीकरण से जो किसी भी स्पर्श रेखा की प्रवणता m होती है वह लिखी जाती है dy/dx एट दैट पॉइंट, यानी जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है उसी बिंदु पर dy/dx की वैल्यू जो होगी उस स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट। तो m = हम क्या लिख सकते हैं, f(x) है तो यह f' लिखा जाएगा और x के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, a। क्लियर? तो m = f' इंटू x माइनस a। व्हेन ये जो लाइन 1 आया है, इक्वेशन 1 मीट्स x एक्सिस, जब यह x अक्ष को प्राप्त करेगा तो उस सिचुएशन में देखिए y क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, माइनस f(a) इज इक्वल टू m की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं f' इंटू x क्या हो जाएगा, x1, पहला सन्निकट मूल। दिस इम्प्लाइज दैट x1 की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, ये है, इधर ले आइए, पहले इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया माइनस में f(a) डिवाइडेड बाई f'(a), इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस f(a). अब सपोज करिए कि यह x0 है, a = x0, दिस इम्प्लाइज दैट x1 = x0
माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स जीरो। इस प्रकार से आप देखें तो हम इसके एक्स एन प्लस 1 में मूल को हम इसी प्रकार से सूत्र के द्वारा लिख सकते हैं, एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन। अब आपको बस इसी को ध्यान देना है कि पहला मूल निकालेंगे, दूसरा इसी प्रकार से, तीसरा, चौथा, पांचवा, जहाँ तक आपको डेसिमल में आंसर चाहिए वहाँ तक देख लेंगे कि पहला है कि दूसरा है, तीसरा है, उसके क्रम में आप निकाल लेंगे। तो एक बार इसके मैकेनिज्म को फिर से समझिए। सबसे पहला काम न्यूटन रैप्सन मेथड को लगाने के लिए आपको एक्स जीरो ढूंढना है, यानी ए को फाइंड आउट करना। तो उसके लिए क्या करेंगे, फलन में एफ ऑफ ए लेस देन जीरो, एफ ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी लेस देन जीरो, ये आप प्राप्त कर लेंगे। किसी भी फलन के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड लगाते जाइए तो कहीं न कहीं दो नज़दीक ऐसे बिंदु मिलेंगे जहां एक बिंदु पे पॉजिटिव आ जाएगा फलन का मान और दूसरे बिंदु पे निगेटिव आएगा। अब वो हो सकता है कि ए पर निगेटिव आए, बी पे पॉजिटिव हो, या बी पर निगेटिव हो, ए पर पॉजिटिव हो। दोनों केसेस अराइज हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एफ ऑफ ए ही जीरो हो, लेस देन जीरो हो, और दूसरा एफ ऑफ बी ही ग्रेटर देन जीरो हो। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो अब कैसे तय करेंगे कि जब एक इंटरवल मिल गया जिसमें ये मूल है, आप तय कर लेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट x1 जो है वह बिलोंग कर रहा है क्या, ए टू बी। अब जब ये मिल जाए तो आपको ए और बी में से ए लेना है कि बी लेना है, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके लिए क्या करेंगे आप बच्चों, जिसका मापांक ए वैल्यूज या बी वैल्यूज जो भी आएंगे तो उनका जो मॉड लेंगे, यानी जैसे सपोज करिए कि एफ ऑफ ए आ गया -3, एफ ऑफ बी आ गया +4। तो अगर हम मापांक के रूप में देखें तो इसकी वैल्यूज 3 होगी और इसकी 4 हो, तो जीरो के जो नज़दीक हो तो निश्चित रूप से जीरो के नज़दीक 3 ही होगा। इसलिए हम हमेशा उस वैल्यूज को ही x0 या a जिसे कहेंगे आप मानेंगे। क्लियर? इस नियम के तहत बहुत ही आसानी से हम प्रश्नों को हल कर लेते हैं, क्योंकि हमें बार बार जैसे x1 आप निकालेंगे तो अब हमें x1 पे फलन का मान पॉजिटिव है निगेटिव है ये चेक नहीं करना है। जबकि रेगुलर फॉल्सी मेथड में और बाइसेक्शन मेथड में आप क्या करते थे, जो भी मूल निकालते थे उसको पहले चेक करते थे कि वह प्लस वैल्यूज दे रहा है कि माइनस, और तब उसके आधार पर इंटरवल में ए और बी को हटाते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। x1 निकला, उसकी मदद से तुरंत x2 आप निकाल लेंगे और ऐसे ही x3 आप बढ़ते चले जाएंगे जब तक कि आपका आंसर जो है वो प्राप्त ना हो जाएगा। क्लियर? मैकेनिज्म एक बार फिर से समझ लीजिए। इस फिगर को मैं फिर से बना देता हूँ। ये एक वक्र है, इस बिंदु को आपको प्राप्त करना है। कोई एक बिंदु आपने लिया और इस बिंदु पे आपने स्पर्श रेखा खींची, तो यह इस बिंदु के करीब होकर के जाएगा। इस प्रकार से अगला जो यह बिंदु आया, इस बिंदु पे आप क्या करेंगे, आप अब स्पर्श रेखा खींचेंगे x2 निकालने के लिए, तो ये और करीब होगा। इसी तरह से अब ये x2 पर आप टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो ये और करीब होकर के ऐसे जाएगा। तो x1 x2 x3 इस प्रकार से आप निकालते चले जाएंगे और आपको फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन लेकर के इसको अच्छे प्रकार से समझ लिया जाए।
तो सपोज करिए एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 दिया गया एक समीकरण है जिसे हल करना है और कहेगा प्रश्न में कि न्यूटन्स रैप्सन विधि के द्वारा दिए गए समीकरण निकाय का दशमलव के 3 स्थानों तक मान प्राप्त करिए, यानी मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन अप टू 3 डेसिमल डिजिट प्लेसेस बाय द न्यूटन रैप्सन मेथड। क्लियर? तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करते हैं बच्चों, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन। दिए गए फलन को एफ एक्स मान लेते हैं। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, ऐसे इधर पॉजिटिव की डायरेक्शन में, इसी प्रकार से एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -3 निगेटिव डायरेक्शन में आप निकाल लेंगे। आइए चेक कर लेते हैं। तो 0 पर ये 0 हो गया 1, पॉजिटिव आ गया। 1 पर ये 1 आएगा, ये 1 होगा 0 होगा। 2 पर चेक करेंगे तो 8 - 2 6 प्लस 1 7, -1 पे चेक करेंगे तो ये होगा -1, ये हो जाएगा +1, कैंसिल होगा 1। और इसी प्रकार से जब रखेंगे -2 तो ये हो जाएगा -8 + 2 -6 + 1 -5, दैट इज पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव। तो -1 -2 सबसे नज़दीक ऐसा इंटरवल है जिसके अंतर्गत इसका मूल प्राप्त हो रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट x1 बिलोंगिंग टू -2 -1 सिंस f of -1 mod is equal to 1 and f of -2 mod is equal to 5। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 1 इज लेस देन 5, तो यह 0 के करीब है। दिस इम्प्लाइज दैट x0 इज इक्वल टू क्या लिया जाएगा, किस बिंदु पे मिला, -1। ये पहला a या x0 जिसे आप कहते हैं वो आपको प्राप्त हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट f डैश x भी निकाल लीजिए, क्योंकि इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो यह हो जाएगा 3x² -1, 3x² -1 इसका हो जाएगा 0। अब आप चेक कर लीजिए, सिंस f ऑफ x0 इज इक्वल टू आप निकाल चुके हैं, वह आया f ऑफ -1 और यह इक्वल टू हो गया 1। f डैश ऑफ x0 इज इक्वल टू 3x² यानी -1 का स्क्वायर -1, दैट इज ये हो जाएगा 2। ठीक है। देन बाय न्यूटन रैप्सन मेथड फर्स्ट approximate रूट x1 इज इक्वल टू, तो इस नियम के अंतर्गत फार्मूला कहता है कि x1 इज इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ x0। दिस इम्प्लाइज दैट x0 आपने लिया है -1 माइनस f ऑफ x0 आपका आ गया है 1 डिवाइडेड बाई f डैश x0 ये आ गया है 2। इन वैल्यूज को रख दीजिए, तो -1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू -1.5। दिस इज द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट। ठीक है ना। अगेन
x2 is given by x1 minus f of x1 divided by f dash of x1 is equal to x1 की वैल्यूज आप क्या रखें हैं -1.5 माइनस एफ ऑफ x1, तो यहाँ पे आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -1.5 का क्यूब -1.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1.5 का स्क्वायर इंटू 3 है 3x² -1। अब आइए इन वैल्यूज को देखते हैं कितना आएगा। अब हो गया ये, दिस implies that x2 is equal to -1.5 -1.5 का क्यूब करेंगे तो उसकी वैल्यूज होगी -3.375 और यहाँ पे जब आप लिखेंगे माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये हो जाएगा +2.5, ऐसे लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.5 को जब आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.225 और -1। ठीक है, तो अब जो है इनको सॉल्व कर लेते हैं। -1.5 माइनस, देखिए ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये ज़्यादा आएगा, निगेटिव में ज़्यादा है तो निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 5 7, ये हो जाएगा 8, तो 0.875 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 6.75 -1, इसको लिख सकते हैं 5.75, दैट इज़ -1.5 प्लस, इसमें डिवाइड करके वैल्यू जो आएगी वह है 0.1521 0.152174 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -1.34 के बाद जो है 7826। अब आपको चाहिए दशमलव के 3 स्थानों पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1.347, 4 दशमलव के चाहिए तो 8, 5 लेंगे तो यहाँ आपको 3 या 2 भी लिख सकते हैं और यहाँ तक होगा तो ये, तो जैसा आपको क्वेश्चन में कहेगा उस प्रकार से आप हल कर लेंगे। दूसरा जो है एक प्रश्न और सॉल्व कर लेते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड से। जैसे कहेगा कि दशमलव के 3 स्थानों तक 12 की वर्गमूल को ज्ञात करें। इस 12 जो है इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है दशमलव के 3 स्थानों तक। तो मान लीजिए कि वर्गमूल है x, दिस इम्प्लाइज दैट x² -12 इज इक्वल टू 0। सो फंक्शन इज f(x) इज इक्वल टू x² -12 इज इक्वल टू 0। तो f डैश भी निकाल लीजिए क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो 2x, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। अब हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, f(0), f(1),
तो आइए देखते हैं। एफ ऑफ 0 3 तक ऐसे चलते हैं, फिर निगेटिव में चलेंगे। तो एफ ऑफ 0 -12, 1 रखेंगे तो -11, 2 रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा -8, 3 रखेंगे तो 9, तो ये आ जाएगा -3, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 16 -12 यानी 4। तो इसी एक ही साइड में इसकी वैल्यूज मिली। दिस इम्प्लाइज दैट x1 किसके अंतर्गत है, 3 और 4 के बीच में। देखिए इंटरवल लिखते समय हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो वैल्यूज रखते हैं वह इंटरवल में आपको लिखना है, न कि जो वैल्यूज आया है। कभी कभी हम गलती से देखते हैं इसे हैं और लिख देंगे कि x0 की वैल्यूज है -3, वो गलत हो जाएगा, जबकि क्या है 3 है। तो अब ये हो गया x0 इज इक्वल टू क्या लिया जाएगा 3 की 4। तो आप चेक कर लीजिए, निश्चित रूप से यह जो है 0 के ज़्यादा नज़दीक है इसकी अपेक्षा, तो 3। देन x1 न्यूटन रैप्सन मेथड के द्वारा x1 की वैल्यूज जो होगी वह हो जाएगी, तो आप चेक कर लीजिए पहले। f डैश क्या लिया गया है 3, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 6, 2 × 3 इक्वल टू 6। तो x1 इक्वल टू क्या आ गया x0 3 माइनस f ऑफ x0, और इस पर क्या आ गया -3, तो ये हो जाएगा प्लस डिवाइडेड बाई f डैश 3 6, तो ये हो गया 3.5। x1 इक्वल टू क्या हो गया 3.5। सिमिलरली दूसरा सन्निकट मूल इस विधि के द्वारा, यानी कि 12 का वर्गमूल ज्ञात करते समय दूसरा जो सन्निकट मूल होगा वह xt इक्वल टू 3.5 अब लेंगे x1 की वैल्यूज माइनस f ऑफ 3.5 डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ 3.5, ये हो गया 3.5 माइनस, जब यहाँ पे रखेंगे 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो वह जो होगा वह आ जाएगा 12.25 और -12 डिवाइडेड बाई 2 × 3.5 जो हो जाएगा, ये सीधे 7 लिख सकते हैं। तो यह इज इक्वल टू 3.5 माइनस, यहाँ पे रखेंगे तो 0.25 डिवाइडेड बाई 7, तो 3.5 माइनस इसकी वैल्यू सीधे हम लोग लिख सकते हैं, और वह है 0.35714। तो ये वैल्यूज हल करने पे आ जाएगा 3.464286। जब आप इसे दशमलव के 3 स्थानों तक लिखेंगे तो यह हो जाएगा 3.464। अगर 4 स्थानों तक होगा तो 2 और 5 6 जितने भी प्लेसेस कहेंगे इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपली आपको किसी भी समीकरण के लिए इज इक्वल टू 0 लाइए और उस पूरे को फलन मान लीजिए। फलन मानते ही आप उसमें हीट एंड ट्रायल मेथड से उसके पॉजिटिव और निगेटिव मानों को ज्ञात करिए जो नज़दीक के बिंदुओं पे मिलते हों, और उस फलन का अवकलन कर लीजिए। ज्यों ही आपको x0 मिल जाए, x0 पॉजिटिव निगेटिव वाले दो वैल्यूज में से इंटरवल का एक मान लिया जाएगा जो कि 0 के नज़दीक के होंगे, तो f डैश उसी पर निकाल लीजिए, तो पहला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप निकाल लेंगे। इस प्रकार से पहला निकल गया, फिर दूसरा, तीसरा, जैसा चाहेंगे आप कर सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी ही दशमलव में 3-4 स्थानों तक दे देता है, इसलिए यह विधि थोड़ी सी आसान होती है। चलिए तो आइए देखते हैं गॉस
गॉस एलिमिनेशन मेथड। इस विधि को समझने के लिए हम लोग जो है एक समीकरण निकाय लेंगे और उसको हल करते ही पूरी विधि को भी समझेंगे। यह एक्चुअल में यह विधि जो है किसी युगपत समीकरण निकाय के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है और इस विधि के द्वारा हम बड़ी जल्दी ही प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, जैसे एक समीकरण निकाय है, मान लीजिए x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2। सपोज करिए ये आपको समीकरण दिए गए हैं। इस प्रकार से जब भी समीकरण दिए जाएं तो आपको इसे अगर आव्यूह रूप में लिखना होगा तो कह सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 3 माइनस 3 2 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 1 2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आव्यूह के रूप में जब भी लिखा जाता है, ये सेकेंड ईयर में चल करके आप पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। अब ये यहाँ पर है तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ही आप देख लीजिए। रो बाई कॉलम गुणा करते हैं और दो आव्यूह जब बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। और ये देखिए 3 इंटू 3 है और यह 3 इंटू 1 है और यह भी 3 इंटू 1 है। तो गुणनफल करने का नियम है कि अगर पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या यानी जो 1 2 3 इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर जो मिलते हैं उन्हें कॉलम कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, और दूसरे में पंक्तियों की संख्या 1 2 3 ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तभी गुणनफल संभव है, तभी हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और जो मिलेगा वह पहले के पंक्तियों की संख्या और दूसरे के स्तंभों की संख्या के गुणनफल के क्रम का होगा। अब देखिए 1x माइनस 2y प्लस 3z ये पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट इसका जो होगा, क्योंकि 3 इंटू 1 टाइप का मिलेगा तो कुछ इसी प्रकार से तो मिलेगा। तो x माइनस 2y प्लस 3z, 2x प्लस y माइनस z, 3x माइनस 3y प्लस 2z, और ये किसके बराबर 1 1 2 के। तो पहला 1 के बराबर, दूसरा 1 के, तीसरा 2 के। तो ये आपको मिल गया, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि यह सिस्टम कुछ इस प्रकार से हो जाए, ये देखिए हम कहते हैं इसको ax इज इक्वल टू बी टाइप का ये बन गया, जहाँ a इसको कहेंगे x जो x y z एलिमेंट्स होंगे और ये जो कांस्टेंटों से बने होते हैं, इसे ax इज इक्वल टू बी टाइप लिखते हैं। अगर ये ऐसा हो जाए कि यहाँ पे 0 0 हो जाता तो 2z इक्वल टू 2 मिल जाता, तो सीधे हम z इक्वल टू 2 लिख देते हैं। यानी कि पहले में एक ही एलिमेंट रहे, दूसरे में 2 रहें और तीसरे में तीनों हों, तो पहले तीसरे से मान निकाल लेंगे, फिर उसका मान इसमें पुट करेंगे तो दूसरे का मान आ जाएगा, इन दोनों का यहाँ पुट कर देंगे तो पहले का मान आ जाएगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म यही है कि हम ऐसा कुछ करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विलोपन करेंगे। इस प्रकार से विलोपन करें। अगर x विलोपन कर दें पहले समीकरण से तो देखेंगे कि दूसरा जो समीकरण होगा जो उसमें y और z होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, चूँकि ये x है ही नहीं तो 0 इंटू x होगा। तो x जब विलुप्त हो जाएगा तो हमें यहाँ पे सिर्फ कुछ ना कुछ मिलेंगे, जिसमें y और z के रूप में ही मिलेगा, x क्या हो जाएगा 0। और अगली बार हम x और y को विलुप्त कर दें तो हमें यहाँ 0 हो जाएगा, z आ जाएगा। इसीलिए इसका नाम गॉस विलोपन विधि
कहा जाता है, क्योंकि गास महोदय ने इसी प्रकार से एलिमिनेट करके देखा था। उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो आप विलोपन करने की विधि पहले ही जान चुके हैं। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से देखिए, पहले समीकरण में 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2x माइनस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। पहले समीकरण में यहाँ पे आपने किससे गुणा कर दिया, 2 से, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2x माइनस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 2। दूसरा समीकरण ऐसे लिख दीजिए, प्लस y माइनस जेड इज इक्वल टू 1। ये आपका पहला ही है और ये दूसरा है। अब देखिए, जब गुणांक बराबर हो जाते हैं तो चिन्ह समान होने पे घटाने पर, यानी सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ भी माइनस होगा, ये भी माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4y माइनस वाई यानी माइनस 5y। ये क्या हो जाएगा, प्लस 7z इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, 1। 5y यहाँ पे देखिए समीकरण जो है x माइनस 2y, ये चेंज करना होगा। समीकरण जो है यहाँ 2 लेंगे तो जो वैल्यूज हम पहले से लेके चले हैं वो आसानी से हल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, तो ये आएगा 3। 5y माइनस, कुछ और बदलाव हो गया क्या, हम ये x माइनस 2y प्लस 3z, ठीक है, 2x प्लस y, तो ये भी गलत हो गया है, ये हो जाएगा 2। तो अब जो है ये इक्वेशन सही हो गया, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2। दिस इम्प्लाइज दैट 0x माइनस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 2, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार से फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 से भी क्या करेंगे, x को ही एलिमिनेट करना है, तो आप लिख लेंगे 6x, 3 से गुणा कर दीजिए इस पूरे समीकरण में, प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा 6x माइनस 6y प्लस 4z इज इक्वल टू 4। ये आपका 2 था और ये 3 है, तो यहाँ से ये जो आएगा निगेटिव करेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब ये कैंसिल हो गया, ये जो होंगे ये दोनों हो जाएंगे 9y माइनस 7z इज इक्वल टू 2। ये है समीकरण नंबर 5। तो इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 0x प्लस 9y माइनस 7z इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर यही आपका 5 है, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5 क्या होगा आपको, फ्रॉम 4 and 5, तो आपका जो मिला हुआ है माइनस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 2 और 9y माइनस 7z इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये आपका 4 है, ये आपका 5 है। देखिए यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 5 से, तो क्या हो जाएगा, माइनस 45y प्लस 63z इज इक्वल टू 18, 45y माइनस 35z इज इक्वल टू 10। यहाँ पे ध्यान दीजिए,
आप कहेंगे कि सर ये तो पॉजिटिव नेगेटिव इसका बैलेंस भी था, तो हम सीधे हल क्यों नहीं कर लिए? क्योंकि हम चाहते हैं कि अगली बार में y का स्थान जो है समीकरण में एलिमिनेट हो। तो आइए देख लेते हैं, ऐड कर दीजिए सीधे। तो ये आपका 4 था, ये 5 है। जब ऐड करेंगे आप तो ये सीधे जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 28z इज इक्वल टू 28, दैट इज z इज इक्वल टू 1। तो अब आप इसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 0x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 6 है। ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं कैसे? फ्रॉम 1, 4 एंड 6, इन तीनों समीकरणों से आप इसे लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस 2 प्लस 3, यानी अब आप ये जो आ गया x माइनस 2y प्लस 3z, दूसरा था 0x माइनस 5y प्लस 7z, तीसरा था 0x प्लस 0y प्लस z, और ये है इंटू x इज इक्वल टू जो आपको मिला वह हो गया, यहाँ पर 2 आया था, इसकी वैल्यूज है 2 और इसकी है 1, तो दैट इज z इक्वल टू 1। नेक्स्ट में माइनस 5y, क्योंकि ये तो 0 है, या आप इसको इस क्रम में भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड को भी बाहर कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तब ये प्लस नहीं लिखे जाएंगे जब आप व्यू रूप में लिखेंगे, तो ये 1 0 0 और यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए एक्स वाई जेड, ये इज इक्वल टू 2 2 1, यानी यहाँ से 1 z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1 हो गया, माइनस 5y प्लस 7z इक्वल टू 2, तो यहाँ पे रख दीजिए माइनस 5y प्लस 7z इक्वल टू 2, इसको इधर ले जाइए, तो माइनस 5y इक्वल टू 2 माइनस 7, तो y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 1। तो x की वैल्यूज कैसे निकलेगी? y इक्वल टू 1 आ गया, z इक्वल टू 1 हो गया, तो x इक्वल टू पहले समीकरण में रख दीजिए, तो x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, तो x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे छूट गया था, ये 3 था, तो ये 3 ही है, जेड 3z इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू वाई 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यूज 1, y की वैल्यूज 1 और z की वैल्यूज भी 1 आ गई। इस प्रकार से चूंकि ये प्रश्न हमने खुद बनाया था, तो कुछ भी वैल्यूज लेकर के समीकरण बनाया जा सकता है, तो आप इस क्रम में आप गॉस एलिमिनेशन मेथड में आपको करना क्या है, जो भी युगपत समीकरण निकाय दिए जाएं उसमें पहला काम करिए, x को एलिमिनेट करिए, तो ये तभी हो पाएगा जब पहले दूसरे से, फिर दूसरे तीसरे से, या तीसरे पहले से x को एलिमिनेट कर दें। अब y और z में समीकरण मिलेंगे तो 2 समीकरण मिलेंगे, क्योंकि 2 बार आप x को एलिमिनेट करेंगे तो y और z में 2 समीकरण मिलेंगे, तो y और z में दोनों समीकरणों को लेकर के हल करेंगे, तो y को एलिमिनेट करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं z को करके y की वैल्यूज निकाल दें। ठीक है, अब आपको करना क्या है, y को एलिमिनेट करना है, तो z इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और फिर उस वैल्यूज को उठाएंगे, दूसरे नीचे से ऊपर चलेंगे,
तो दूसरे जिसमें वाई जेड की वैल्यूज़ है, जेड की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वाई की वैल्यूज़ मिलेगी। अब वाई भी मिल गया, जेड भी मिल गया, उसे उठा करके ऊपर वाले में रखेंगे तो यक्स की वैल्यूज़ भी आपको फाइंड आउट हो जाएगी। इस प्रकार से गॉस विलोपन विधि आप बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक